टीवी अखबार नहीं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया देखेंगे तो एसआईआर का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ी खबर है। खबर है कि अब तक 25 जो बीएलओ हैं वो उनकी मौत हो चुकी है। अब उसमें नई खबर आ रही है। सोचिए, महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं। एक खबर ने फिर से हंगामा मचा दिया है। 600 वोटर जो है वो कम से कम कोचिंग सेंटर के नाम पर दर्ज किए गए हैं। एक और खुलासा हो रहा है कि बूथ नंबर जो है वो लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो एसआईआर वाले को लेकर बवाल कटा हुआ है। दरअसल यूपी में एक बीएलओ की मौत हुई, उसने जहर खा लिया था। उसके बाद उसके साले ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी उन पर दबाव बना रहे थे कि ओबीसी के जो वोटर हैं, खासकर जो यादव वोटर हैं, जाटव वोटर हैं, उनका वोट काट दिया जाए। इसको उनके साले ने जो बयान में दिया है वो चौंकाने वाला है। उसके बाद राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ये कैसे संभव है, जानबूझकर दलित पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। तो एसआईआर के बहाने ये सबसे बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या डर से ईमान की बात नहीं करेंगे? सवाल है कि एसआईआर एक भयानक रूप ले चुका है। आप सोचिए, नोटबंदी में इसी तरह से लोग लाइन में लगकर मरे थे, लेकिन टीवी अखबार ने इस खबर को नहीं दिखाया। टीवी अखबार ने नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया। क्या कहा था? आतंकवाद रुक जाएगा। कहा था इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सब कुछ नहीं हुआ। ढाक के 3 पात आप सब जानते हैं। हाँ, गरीब लोग लाइन में लगे रहे, लोगों की बेटी की शादियां टूट गई, लाइन में लगकर लोग मर गए, अपनी जमा पूंजी सब गंवा बैठे। यही हुआ था लॉकडाउन की वजह से। सोचिए, कोरोना पूरी दुनिया में आया था, सब जगह लॉकडाउन हुए, लेकिन भारत में जो लॉकडाउन हुआ था वो जानलेवा था। बीमारी से भी लोग मर रहे थे जिसके आंकड़े नहीं बताए गए। उसके बाद लोग पैदल चलकर ट्रेनों की चपेट में आने से मरे थे। ये सबको पता है। उस समय भी मीडिया ने इसको मास्टर स्ट्रोक कहा। अब एसआईआर हो रहा है। एसआईआर से बीएलओ मर रहे हैं। 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कोई हार्ट अटैक कर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, किसी की नौकरी जाने का खतरा है। सोचिए, ये जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, इनकी बेटी डीएम है नोएडा में। उन्होंने 60 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज करा दिया। तो बीएलओ दबाव में हैं, उनसे काम के घंटे पूरे नहीं हो रहे हैं, 1 महीने का समय दिया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। उनको तो सरकार हो सकता है बाद में कंपनसेट करे, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे फोन आ रहे हैं जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि सर, हमारे पास जो कागज मांगे जा रहे हैं वो नहीं है, हमारा नाम काटा जा रहा है। इसका मतलब चुनाव आयोग क्या बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? एसआईआर की वजह से बिहार में जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, किसी को पच नहीं रहा है। महाराष्ट्र की जीत हो, हरियाणा की जीत हो या दिल्ली की जीत हो, सब सवालों के घेरे में है। लेकिन सवाल है कि सरकार इस पर राहुल गांधी को क्यों नहीं जेल में बंद कर देती है? जब कोई दूसरा, मेरे जैसा कोई पत्रकार जो तथ्यों के साथ बात कर रहा है, उस पर एफआईआर होता है। एक मंजीत घोषी कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल है कि जब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो उनको जेल भेजना चाहिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक तो पूर्व रिटायर्ड आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो खुद सोचिए किस तरह से लगातार बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि खतरनाक है। 272 जिन बड़े मठाधीशों ने चिट्ठियां लिखी थी चुनाव आयोग के पक्ष में, उन सबकी पोल पट्टी खुल गई। और अब संसद में जय हिंद और वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा। ये भी खबर बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, अगर सोशल मीडिया के लिहाज से बात करें तो सबसे बड़ी खबर अभी भी जो सोशल मीडिया पर है वो है वोट चोरी की खबर। और इसमें अब महाराष्ट्र की जो खबर सामने आई है वो और झकझोर देने वाली है। मैं चाहता हूं वो खबर बताऊं, उसके बाद कुछ और कमेंट्स आपको बताऊंगा। सोचिए, महाराष्ट्र में स्पेशल इंसेंटिव्स चल रहा है, इसको रवीश कुमार ने भी शेयर किया है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा भयानक है और ये खबर आपको देखना चाहिए। ये किस तरह की खबर है, ये देखिए। महाराष्ट्र सीईसी ने जो ड्राफ्ट रिलीज किया है वोटर्स रोल्स के, जो वोटर लिस्ट जारी किए गए हैं 20 नवंबर को, उसमें सोचिए 600 वोटर जो है वो एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट पर रजिस्टर्ड हैं और 23,000 वोटर प्लस 3500 वोटर हैव नो एड्रेस। ये लिस्ट ऑफ 23,000 वोटर लिस्ट के जो लिस्ट जारी की गई उसमें 3500 के पास एड्रेस ही नहीं है, पता ही नहीं है।
मैं फिर अपने बात पर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग एसआईआर जल्दबाजी में इसलिए कर रहा है कि जो पिछले 10 साल में फर्जी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है उस सब को कंट्रोल किया जा सके। और राहुल गांधी का वो एग्जैक्ट ट्वीट पढ़िए, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, दबाव धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछले दलित वंचित गरीब वोटरों की लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। ईसीआई लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एसआईआर प्रक्रिया नोटबंदी और कोविड की त्रासदी की पुनरावृत्ति है। भारत के नागरिक बीएलओ के रूप में फिर मौत के मुहाने में धकेले जा रहे हैं। ये सबसे खतरनाक और बड़ी खबर है जिस पर पता नहीं कोई संज्ञान लेगा या नहीं लेगा। अब एक दूसरी खबर आपको बताते हैं, सोचिए इस खबर के साथ कितना खतरनाक है। ये स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन है या फिर स्पेशल इंटेंसिव धांधली। 2 कोचिंग सेंटर में सारे मतदाताओं के पते। ज्ञानेश गुप्ता भी गजब है। सब कुछ दिन के उजाले में चोरी हो रहा है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 2003 की ऑनलाइन मतदाता सूची में बूथ नंबर और बूथ का नाम दर्ज थे, दोनों दर्ज थे, बूथ नंबर और बूथ का नाम। बीच एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने ऑनलाइन फॉर्मेट बदल दिया है। अब आपको केवल बूथ नंबर मिलेगा, बूथ का नाम गायब है, आप ढूंढ ही नहीं सकते। आपको किस बूथ के वोटर लिस्ट देखनी है, क्या सारे बूथ नंबर बदल चुके हैं? चुनाव आयोग की मंशा क्या है? कृष्णकांत ने लिखा है वो सुनिए। मैं 25 जून से ही इस बात पर दृढ़ हूं कि एसआईआर का मकसद संदिग्ध है और इसके हजारों सबूत हैं। इनकी मंशा, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए मकसद नहीं बता पा रहे हैं। बता देंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यह शुद्ध वोटर लिस्ट बनाने का नहीं, यह पूरे 140 करोड़ के लोकतंत्र को हड़पने का राष्ट्रीय अभियान है। क्योंकि बिहार में इससे सफलता मिल गई है तो ये कर रहे हैं। हमने जो एक ओपिनियन पोल किया था, क्या चुनाव आयोग ईमानदार है या बेईमान, 85% लोगों का कहना है कि ये बेईमान है। तो सबसे बड़ी खबर सोशल मीडिया पर वोटर लिस्ट है। एसआईआर को लेकर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और सोचिए, ये देश ने देखा है, जब बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया तो शुरुआत में लोग एससी एसटी को रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को जिताते थे, बाकी दलित पिछड़े वोट नहीं डाल पाते थे। 80-90 के दशक में जब दलित पिछड़े राजनीति में आए तो उनके वोटों की अहमियत बढ़ी, तो वोट लूट होने लगा। उसके बाद ईवीएम ले आया गया। ईवीएम के बावजूद भी एसआईआर हो रहा है। सोचिए, ईवीएम के बावजूद भी यूपी में जो नतीजे आए थे वो चौंकाने वाले थे। तो अब एसआईआर किया जा रहा है, कितना खतरनाक है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और बड़ी खबर है जो आपको जाननी चाहिए। एक एससी समाज के आईएएस ने कह दिया, सिर्फ इतना कहा कि जब तक ब्राह्मण की बेटी गैर ब्राह्मणों में नहीं ब्याही जाएगी तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। सोचिए, बाबा साहब ने भी अंतरजातीय विवाह की प्रथा को शुरू किया था। सब लोग आरक्षण का विरोध करें, लेकिन उस शख्स ने अगर ये बात कही कि अंतरजातीय विवाह हो तो उसमें गलत क्या है। इसी तरह से अनुराधा बेनीवाल ने कहा था कि तमाम जो उन्होंने, उनका कोट है ये कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, तब आरक्षण के खिलाफ बोलिए। लोग आरक्षण को गाली देते हैं, लेकिन सोचिए इस देश में जातिवाद की कितनी जड़ी गहरी है। अब लोग कह रहे हैं कि आपने ब्राह्मण समाज का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि जाति व्यवस्था में ब्राह्मण समाज सबसे ऊपर है। क्या इस देश में ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू एकजुट करने चले हैं, सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुस्लिम समाज से शादी एक्सेप्ट है, लेकिन दलित समाज से आने वाले एक आईएएस ने कह दिया कि ब्राह्मण समाज की बेटी जब तक हमारे घरों में नहीं ब्याही जाएंगी तब तक आरक्षण रहनी चाहिए। अंतरजातीय विवाह को सरकार बढ़ावा देती है, उनको नोटिस भेज दिया गया है। तो जब भी कोई दलित पिछड़ा लड़ने की कोशिश करता है, सही बात कहता है, बाबा साहब फुले पेरियार के विचारों पर चलता है, तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप उनको इस तरह से छोड़ देंगे तो आपके समाज में कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, डर के आगे जीत है। ये लड़ाई मानसिक लड़ाई है। बाबा साहब अगर टूट गए होते तो आपको अधिकार न मिलता। युद्ध की लड़ाई में समझिए, ये कलम की लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, और इस तरह से आप डरेंगे तो नहीं होगा। आपको संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहनी पड़ेगी। हम लोग इस देश के साथ हैं, और कौन जातिवाद के खिलाफ नहीं बात करेगा। जातिवाद इस देश को नासूर की तरह खा रहा है। इस देश में जातिवाद की वजह से देश रुका हुआ है, डेवलप नहीं हो रहा है। शादी ब्याह सब में होने चाहिए, तो उनको नोटिस भेज दिया गया है। मुझे लगता है कि एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको समझना पड़ेगा कि जब उन्होंने 27% रिजर्वेशन सिर्फ देने की बात कही थी, तब उनको किस तरह से गालियां दी गई थी। खुद मोहन यादव को गाली दी गई थी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको गाली दी गई। अब वहां एक दलित डीएम ने कहा कि अंतरजातीय विवाह हो, ब्राह्मण के यहाँ किसी भी हिंदू की शादी हो सकती है, बेटा बेटी किसी की शादी हो, क्या दिक्कत है। तो ये हिंदू एकजुट करने चले हैं, लेकिन एक बयान नहीं पच पा रहा। और उसमें बार बार कह रहा हूं, ये जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग होते हैं, वो उनको दलित पिछड़ा
सफल है तो दामाद बना लेंगे, जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं। और जब दलित पिछड़ा गरीब होगा, लाचार होगा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, तो उस पर हमला करते हैं। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए राबड़ी देवी के घर खाली को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। राबड़ी देवी अभी भी नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, अभी भी वो विधान परिषद की मेंबर हैं। उसके बाद उनका घर खाली करवाया जा रहा है। इसी को लेकर जब प्रियंका भारती ने पूछा कि आडवाणी को क्यों घर मिला हुआ है सरकारी बंगला, मुरली मनोहर जोशी को क्यों मिला हुआ है, मोहन भागवत किस संवैधानिक पद पर है जिनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है, 150 से ज्यादा गार्ड क्यों नागपुर में सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये तमाम खबरें आपको बोलना पड़ेगा, और जो बहुजन समाज के लोग लड़ भी रहे हैं, बोल रहे हैं संवैधानिक दायरे में रहकर, उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मैं 1 घंटा दिल्ली में टहलने गया तो मेरी तबीयत खराब हो गई। सोचिए अगर यही कोई दलित पिछड़े की सरकार होती तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा होता। याद है मायावती जी के हाथी ढकवा दिए गए थे, यही चुनाव आयोग था। लालू यादव को हराने के लिए सबसे देश को ईमानदार चुनाव आयोग मिला, उसके बाद से चुनाव आयोग की भूमिका आप समझ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री होता या अपोजिशन का कोई मुख्यमंत्री होता तो सुप्रीम कोर्ट अभी संज्ञान ले रहा होता पॉल्यूशन पर। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कविता पाठ हो रहा है। वो कह रहे हैं मैं वॉक करने गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, इस पर कुछ करना पड़ेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई और पटाखे जलाने पर बैन था। दिल्ली की सघन आबादी है, बड़ी आबादी है, धर्म के नाम पर पटाखे जलाए गए, हिंदू मुस्लिम के लिए पटाखे जलाए गए, लोग सांस की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, फेफड़ा खराब हो रहा है। आप चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं वॉक करने नहीं जा रहा हूं, 1 घंटे वॉक करने गया और मैं बीमार पड़ गया। लेकिन वो कोई नोटिस, कोई सरकार से सवाल जवाब नहीं है, वो ऐसे कह रहे से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो इस खेल को भी समझना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बहुत उम्मीदें हैं। हमें लगता है कि उनको सरकार को जरूर बताना चाहिए क्योंकि ये पटाखा क्यों जलाया गया, क्यों जलाने के आदेश लिए गए। देश भर में लोगों की डिमांड है कि भाई जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जब पराली जलाने पर रोक है, रोक लगनी भी चाहिए, किसानों को सजा हो रही है, तब आपने पटाखे, मुख्यमंत्री जी ने खुद पटाखे जलाए। अब दिल्ली जो है वो गैस चेंबर बन गया है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं यही बार बार कह रहा हूं कि इस देश में हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियल, ये तभी सक्रिय होते हैं जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो। लेकिन जैसे ही बीजेपी या आरएसएस की सत्ता होती है कोई सवाल नहीं करता है। क्यों नहीं आडवाणी जी का घर खाली करवाया जा रहा है, क्यों नहीं मुरली मनोहर जोशी का घर खाली करवाया जा रहा है, वो किस हैसियत से सरकारी आवास में रह रहे हैं, जबकि रामविलास पासवान और शरद यादव के सामान फेंकवाए गए थे। तो आज भी इस देश में दलित, पिछड़ा 2ym दर्जे के नागरिक हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता चला था। सोचिए हम सब गवाह हैं इस देश में। जस्टिस कर्णन को जेल में डाला गया। मुझे पिछले 7 साल से रोज तबाह किया जा रहा है। मुझे नहीं पता मैं कब तक काम कर पाऊंगा, कब ये लोग जेल में डाल देंगे, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि मैं काम करता रहूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। जब मैं सेना में होता तो क्या देश की लड़ाई के समय में भागा था? मैं पत्रकार हूं तो सत्ता से सवाल करना बंद कर दूं क्योंकि मुझे जेल में डाल देंगे? हाँ, मैं संवैधानिक दायरे में रहकर सवाल पूछूंगा। तो सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है। सबसे ज्यादा एसआईआर का मुद्दा वायरल है। जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के वोट कट रहे हैं, ये फैक्ट है। लगता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो शहरों में रहे, उनको नहीं पता है गांव की रियलिटी। बीएलओ, सोचिए 25 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। ये कैसा रिवीजन चल रहा है? महाराष्ट्र में 600 वोटर एक कोचिंग संस्थान में बिना नाम के हैं, और जो सारा वोट कट रहा है वो दलित पिछड़ों का वोट कट रहा है। जो सारा नया वोट आ रहा है वो सब बीजेपी के हिस्से में जा रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लोग डिस्कस कर रहे हैं। टीवी, अखबार की जाति, आरएसएस की जाति है, वो भले इस खबर को डिस्कस ना करें, लेकिन सोशल मीडिया पर जो दलित, पिछड़े, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और मैं सोशल मीडिया पर जो खबरें चलती हैं, जो ट्रेंडिंग है, वो आपको दिखाता हूं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।